कक्षा 10वीं की मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं समझता हूँ बेटा कि जो कुछ भी मैं पिछले पीरियड में बताया हूँ या पढ़ाया हूँ उसको कॉपी पर अभ्यास के प्रश्नों को अवश्य कर रहे होगे, क्योंकि जानते हो तुम लोग क्या, अंग्रेजी की कहावत जानते हो ना, हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही गुरु है, ये उसका मतलब होता है। अभ्यास करोगे बेटा तो सब ठीक होगा। और कहा जाता है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये मतलब सुनता रखे करो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। काला की थे जानता, धीरे धीरे चलो और निरंतर चलो। एक ऐसे बात नहीं कि थोड़े से चल लो और ओकर बाद अरे लेना अभी काय पर है कि आराम करे और बैठ जावे तो फिर आराम करते रह जावे। तो इस तरह से लगातार काम करते रहना चाहिए। आइएगा अपने पाठ पर। अपन कौन पाठ में आहन? हाँ, पिछले पीरियड में मैंने तुम लोगों को निबंध बताया था ना। ये निबंध तुम लोगों ने लिखा होगा। काहे का निबंध था बेटा? सदाचार। सज्जनायानि यानि सत्कार्याणि सत्कार्याणि कुर्वन्ति स सदाचारः उच्यते। ये मैं तुम लोगों को बताया था और बोला था कि अपनी कॉपी पर इसे अवश्य लिख लेना। अरे पुस्तक में तो देवा है काकर वो लिखेगी, ऐसा नहीं करना बेटा। हाँ, क्योंकि लिखने से बहुत सुधार होता है। एक तो सुधार का है कि हस्ताक्षर की, दूसरा शुद्धाशुद्ध, तीसरा लिख करके किसी बात को याद भी किया जाता है। इसलिए लिखना आवश्यक। तो ये जो निबंध बताया था उसके पंचम पंक्ति देखो। सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनां उपकारं करोति। लिखा है व्याकरण का नियम क्या जानते हो? व्याकरण का हमारा नियम है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सब में कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होता है उसी वचन और उसी पुरुष में उसकी क्रिया भी होती है। अब इस वाक्य में देखो बेटा, सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनां उपकारं करोति। ये पुस्तक में छापे हैं, लिखा हुआ है। तो कौन सी
अशुद्धि है। अभी मैंने बताया ना कि कर्ता वाक्य का जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया को भी उसी वचन और उसी पुरुष में रखना पड़ेगा। सदाचारेण सर्वेषां प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति होगा। सदाचारी लोग सभी मानव, सभी जीवों के भलाई करते हैं, ऐसा इसका अनुवाद होना चाहिए या होगा। परंतु ये क्या कहता है? सदाचारी लोग सभी प्राणियों के भलाई करता है, ऐसा है। ले तो ये वाक्य बने है रे। अरे कर्ता जब बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी कि नहीं होगी? तो करोति अर्थात ती प्रत्यय न लग करके बहुवचन का प्रत्यय बैठना चाहिए। कुर्वन्ति होगा बेटा, सुधार लो अपनी अपनी पुस्तक में। मान लो परीक्षा में आ गया और इस निबंध को लिखोगे तो करोति यदि लिखते हो तुम परीक्षा में, तो परीक्षा तो ये नहीं जानेगा कि ये पुस्तक वाला गलत किया है। वो तो देखेगा कि बच्चा की गलती है और इस तरह से नंबर कट जाएगा। जितने नंबर का वो प्रश्न रहेगा निबंध, उसमें परीक्षक काट सकता है। तो इन दुष्टों के कारण बच्चों का नुकसान होता है। इनको ये नहीं मालूम कि कौन कौन सी बात चीजें इसमें त्रुटि है। इस किताब में मैंने देखा है कि 100 से भी अधिक गलतियां हैं, जिसको अभी भी दुरुस्त नहीं किया है इन बेईमानों ने। कई बार गया रायपुर और इनको बताया कि ये पुस्तक आपकी अशुद्ध है, इतनी त्रुटियां इसमें बैठी है। कुछ को सुधारते हैं, बाकी सब जो के त्यों बैठे। ऐसी मनमानी चल रहा है। मातृभाषा का वही हाल है, देवभाषा संस्कृत का वही हाल है। तो समझ के लिखना बेटा। क्या लिखोगे? सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति होगा। काट दो करोति को, कुर्वन्ति करो। अब देखो, ये रहा निबंध और इसको कंठस्थ करना। इस साल जो परीक्षा हुई है ना, उसमें इस विद्यालय का एक बालिका, जिसका नाम है, उस लड़की का नाम गीतांजलि
है शायद, क्या नाम है, गीतांजलि है क्या, ऐसी कुछ लड़की है। एक साहू लड़की है जो उधर दुर्गा चौक के तरफ रहती है। 97% नंबर प्राप्त किए सब विषय में। सब विषय को मिला करके जब प्रतिशत निकाला गया तो 97% आया है उसका। अब वो लड़की कैसे पढ़ती और कैसे ये 97 या 97% अंक प्राप्त की, तो क्या कल ही पढ़ लूं ऐसे कि कहीं सोई ताने और मिल गई सोई नहीं। जो कहावत है स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, उसको अपना ही लड़की ने। धीरे धीरे चलो और निरंतर चलो, भागो मत, भागने की जरूरत नहीं है। धीरे चलो परंतु निरंतर, लगातार चलो, ढेरियाओ मत काम में, तब वो प्राप्त करी बेटा। हाँ, इस विद्यालय का नाम रोशन कर दी उस लड़की ने। तो मैं भी अभी इस साल जो तुम लोग आए हो, जानते हो ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, चाबी है, ताला खुल जाता है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ताकि माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम और तुम्हारा नाम तो होगा ही, उसमें कोई दो बात है ही नहीं। तो इस तरह से गौरवान्वित होता है। एक लड़का साहू परिवार का हो, जो उसके 2-4 साल पहले पढ़ा था, अभी शासकीय स्कूल में पढ़ा कि कहाँ पढ़ा था ये तो मालूम नहीं है, परंतु वो भी लड़का, उसको अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो सरकार विशेष योग्यता आने वाले लड़कों के को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस लड़के को एक साल में 80,000 रुपए दे रही सरकार। ऐसे 5 साल तक के लिए उसको मिलेगा। समझ में आया ना? तो ऐसा सरकार की जो रिवाज है, रीत है प्रोत्साहन करने का, तुमको चाहिए कि अच्छे अंक ला करके और उस प्रोत्साहन को प्राप्त करो, परितोष को प्राप्त करो। समझ में आया? आइएगा, ये निबंध जो है, बाकी सब ठीक है, बस वही करोति जो है अशुद्धता। तो बेटा जो भी पढ़ाता हूं, धीरे धीरे करके कंठस्थ करते चलो। संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में, कोई जरूरी मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें देखना। गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनमें भी अब निरंतर प्रयास करते रहना है। पढ़ा दिए, अपना काम
आगे बच्चों को संभालना है। परीक्षा में मैं तो नहीं जाऊंगा लिखने के लिए, तुम्ही को तो लिखना पड़ेगा ना। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। हमारा काम सुझाव देना, पढ़ाना, और तुम्हारा काम मेहनत करके सफलता प्राप्त करना। हाँ, आ जाओ व्याकरण पर। व्याकरण पर बेटा हम चले पहले कारक रचना पर। कारक रचना इसको दूसरे शब्दों में अपन कहते हैं क्या? पद व्याख्या। जब कारक रचना जानोगे तभी तो पद व्याख्या करोगे। तुमको कारक रचना ही नहीं मालूम रहेगा तो पद व्याख्या क्या करोगे? पद व्याख्या काला की थे जानते हो रे? देखो पद व्याख्या काला की थे बताओ था। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं एक वाक्य है। मैं विद्यालय जाता हूं। अब ये वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कर्ता जानना, कर्म जानना, क्रिया जानना जरूरी है। मैं विद्यालय जाता हूं एक वाक्य है, इसमें मैं जो शब्द है वो है कर्ता। जो वाक्य का संचालन करने वाला होता है उसी का नाम कर्ता है। तो मैं संचालक है इस वाक्य का, इसलिए मैं कर्ता है। तो ये कर्ता निकालने के लिए क्या तरीका जानते हो? क्रिया में यदि तुम कौन का प्रश्न कर दोगे तो जो उत्तर निकलेगा वही कर्ता होगा। ये वाक्य में कौन सा शब्द है? क्रिया। क्रिया किसको कहते जानते हो? बेटा लक्षण जानना बहुत जरूरी है। तुम परिभाषा रटते बैठे रहो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु शब्दभेद के पूरे लक्षण तुमको याद रहना चाहिए। और लक्षण जब याद रहेगा तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा तुम स्वयं बना सकते हो। रटते नहीं बैठ रहे हैं। क्रिया का क्या लक्षण है तो जान दो कि यदि कोई वाक्य में करना या होना पाया जाता है उसी का नाम क्रिया है। जहां पर काम का होना या काम का करना पाया जाएगा उसी का नाम क्रिया हो। मैं विद्यालय जाता हूं, इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो जाता हूं मैं, जाता हूं क्रिया हो गई नहीं, ये क्रिया हो गई।
अब इस क्रिया में प्रश्न लगा दो, कौन? कौन जाता हूं? कौन जाता है? मैं जाता हूं। आगे उत्तर तो वही मैं यहां करता है। कर्म निकालने के लिए क्रिया में क्या का प्रश्न करोगे तो कर्म निकल जाएगा। तीन चीज मुख्य बताया ना बेटा, एक तो क्रिया, दूसरा कर्ता, तीसरा कर्म। ये तीनों को अच्छी तरह से पकड़ना जानना है। कोई भी वाक्य रहता है तो कर्ता निकालो, कर्म निकालो और क्रिया निकालो। समझ में आया ना? तो कर्ता निकालने के लिए कौन का प्रश्न करोगे क्रिया में? कर्म निकालने के लिए क्रिया में क्या का प्रश्न करोगे? फट से उत्तर निकलेगा, वही कर्म होगा। ठीक है, याद रखना, बहुत जरूरी है। व्याकरण अच्छा ठोस बना के रखो। तो मैं विद्यालय जाता हूं, ये करता, इस वाक्य में करता है मैं, और जाता हूं क्रिया हो गई। और विद्यालय क्या है? जाता हूं में प्रश्न करो क्या का। यदि उत्तर ठीक बनता, ठीक प्रश्न बनता और ठीक उत्तर निकलता, तब तो कहोगे वो कर्म है, और नहीं तो नहीं। मैं विद्यालय जाता हूं इस वाक्य में क्या विद्यालय जाता है कहते हैं? क्या विद्यालय जाती है? नहीं कहते। इसलिए ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता। जाना क्रिया सकर्मक नहीं, अकर्मक है। इसमें कर्म नहीं होगा। तो विद्यालय, विद्यालय कर्म के अंतर नहीं आएगा, उसको कहेंगे पूरक। वाक्य को पूरा करने के लिए इसका उपयोग हो गया है। ये वाक्य का कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रयोग में आई है वो क्रिया अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। कर्म का उपयोग वहीं पर होता है सकर्मक क्रिया। जब क्रिया सकर्मक होगी तो उस वाक्य में कर्म भी हो सकता है, और यदि क्रिया कर्मक है तो वहां कर्म कदापि संभव नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके और वाक्य के शब्द भेदों को पहचानना आना चाहिए। पद व्याख्या अब पर चर्चा हो रही थी, तो ये जो हमने देखा, इस प्रकार से ये कहलाता है पद व्याख्या।
सब शब्द भेदों का पद व्याख्या होता है। शब्दों का संज्ञा का भी पद व्याख्या होगा, सर्वनाम का भी पद व्याख्या होगा, विशेषण का भी पद व्याख्या होगा, क्रिया विशेषण का भी पद व्याख्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय सबके का पद व्याख्या होंगे। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखना। क्या बता रहा था? पद व्याख्या। पद व्याख्या होता है शब्दों में। शब्द अलग होता है बेटा, और धातु अलग होती है। पद व्याख्या का संबंध शब्द से है और व्युत्पत्ति का संबंध धातु से है। धातु में पद व्याख्या नहीं होगा, धातुओं में व्युत्पत्ति होगी। धातु का संबंध किससे है? क्रिया से। धातु का मतलब क्रिया। और क्रिया का व्युत्पत्ति होता है पद व्याख्या में। उसका जो है क्रिया की क्या होगी वे? तो व्युत्पत्ति। तब पद व्याख्या काला की थे, व्युत्पत्ति काला की थे। ये समझ गए हो ना? याद रखना बहुत जरूरी है। मैं अभी बता रहा था तुमको कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये क्रिया तो है ना? तो मैं करता हो गया, जाता हूँ क्रिया हो गई। और विद्यालय, ये विद्यालय जो है कर्म नहीं है, इसको कहते हैं पूरक। इसको पूरक कहेंगे। ये वाक्य का को पूरा करने के लिए आ गया है। वाक्य का इनका संबंध प्रत्येक शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है। बात का याद रखना है। पद व्याख्या शब्दों की होगी और व्युत्पत्ति धातुओं की होगी। ठीक है? व्याकरण खंड में जनक, ये अगले पीरियड में तुम लोगों को बताया था। जनक का कारक रचना जनका जनकौ जनका जनकम जनकौ जनकान जनकीन जनकाभ्याम जनकय जनकाय जनकाभ्याम जनकीभ्य जनका जनकाभ्याम जनकीभ्य जनकस्य जनकियो जनकानाम जनकी जनकियो जनकेषु हे जनकः हे जनकौ हे जनका। ये कारक रचना याद रखना। ये कौन सा शब्द भेद है? कौन सा कहलाता है? अकारान, पुल्लिंग, संज्ञा, शब्द। ठीक है? और एक बाद आ जाओ इकारान, पुल्लिंग, संज्ञा, शब्द। कब? इसका भी कारक रचना याद रखना बेटा। देखो, कवि कवि कवया
इसको क्या कहते हैं? कोई शब्द ला, कैसे जान रही है कौन सा शब्द है? तब वो शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सी स्वर बैठा है उससे मालूम हो जाता है कि ये एक का नाम है। जैसे देवा है कवि, कवि का नाम है, व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे इसको? इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। जाना तो ना? तो जैसे कवि वैसने हरि, बहुत सारे हैं जो इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द की जगह में आते हैं। और उसके बाद एक खाका और है, वो है वनान। ये शब्द जो है उसकी विभक्तियां या उसके पहचान कुछ और है। इकारांत के बाद आ जाओ उकारांत। उकारांत संज्ञा में शिशु, शिशु शब्द जो है उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। तो शिशु माने बच्चा। कैसे चलेगा इसका कारक रचना? शिशु, शिशु, शिशुआ, ऐसा चलता है। ठीक है? शिशु, शिशु, शिशुआ। तो बेटा ये शिशु का और सखी का ये दो शब्द है, दोनों का कारक रचना तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है और इन कारक रचनाओं को कॉपी में जरूर लिखोगे और लिखने के बाद कंठस्थ करोगे। इस तरह से निरंतर जब काम करते रहोगे आसान हो जाएगा तुमको। हाँ, तो ये रहा उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द में शिशु जो दिया है उसी की तरह कितने शब्द दिए हैं देख रहे हो ना उसके नीचे। जैसे शिशु वैसे ही बिंदु, वैसे ही वायु, वैसे ही गुरु, बंधु, भानु, बाहु, प्रभु, ऋतु, भानु, साधु। इन शब्दों का कारक रचना चलेगा बेटा। हाँ,
उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का दिया है नीचे, देखो ना। बिंदु है, वायु है, गुरु है, बंधु, भानु, बाहु, प्रभु, ऋतु, भानु, साधु, इतने शब्द हैं। सबके अंतिम वर्ण में उस स्वर बैठा है। और किसी शब्द के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्हीं सब का आवश्यकता होता है। और इन्हीं के तहत इनको जानकारी हो जाती है। तो देखो, पहला शब्द हुआ जनक, दूसरा शब्द कवि, तीसरा शब्द शिशु। ये तीन शब्द मुख्य है और तीनों से बहुत सारे और शब्द बन सकते हैं, जिनका कारक रचना इन्हीं तीनों में से होगा। आ जाओ अब इकारांत पुल्लिंग। सखी, सखी का मतलब होता है मित्र। सखी शब्द का कारक रचना कैसे चलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इनको सब लिख लीजिएगा और लिख करके ये इकारांत स्त्रीलिंग अब उसके बाद शेष को अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक, निरंतर प्रयास करते रहो बेटा।